प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः अपने विषय की ओर लौटते हुए हम आज पादपों में जल अवशोषण को जो विषय हम पढ़ रहे थे उसी को सतत रखते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पौधों में हमने पढ़ा था कि जो जल होता है वो कौन सा काम का होता है, कहाँ पाया जाता है आदि वगैरह, है ना। आज हमको पढ़ना है पादप के अंदर जो उसके प्रति अडेप्टेशंस हैं, पादप किस चीज़ को कैसे ग्रहण करता है और जल उसके अंदर कैसे पहुंचता है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मृदा से जल का अवशोषण होता है वो मूल के द्वारा होता है और मूल में भी मूल रोम को, सिर्फ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मूल रोम को ही यह विशिष्टता प्राप्त है ना। तो एक जो मूल होती है हमारी, वह उसके कुछ भाग होते हैं जो आपने एनाटॉमी में द्वितीय वर्ष में पढ़ा है। तो एक बार उसको हम रीब्रश कर लेते हैं। मैंने डायग्राम आपके सामने रखा है और हमको थोड़ा सा उससे पता भी लग जाएगा। तो सबसे पहला हिस्सा आपको पता है, जो हमारी मूल है वो प्रवृत्ति से धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि वह गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है, गुरुत्वाकर्षण की ओर उसका विकास होता है, उसका इलॉन्गेशन होता है, दीर्घीकरण होता है ना। तो जो उसकी वृद्धि है वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष है, किंतु कुछ मूल इसके विपरीत भी प्रदर्शन करती हैं, लेकिन उनके अपने प्राकृतिक और वातावरणीय कारक हैं, इस वजह से वे उसका विपरीत प्रदर्शन करती हैं और वे अपवाद स्वरूप हैं। तो इसमें जो मूल है हमारी, उसके जो कुछ भाग जो होते हैं, जो एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर हम उसको करते हैं डिवाइड, तो वो 5 मूल भागों में विभक्त होती है। पहला भाग कहलाता है मूल गोप, जो आप चित्र में नीचे देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में रूट कैप लिखा गया है। दूसरा जो भाग है वो कोशिका विभाजन क्षेत्र, जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है मूल गोप के बिल्कुल बाद में होता है, रूट कैप के बिल्कुल पीछे होता है। इसके उपरांत जोन ऑफ इलॉन्गेशन है, दीर्घीकरण का क्षेत्र, जिसमें मूल की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। और तीसरा है रूट हेयर, है ना, मूल रोम का क्षेत्र, जो आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं। और उसके उपरांत सबसे ऊपर है परिपक्वन क्षेत्र, जहाँ मूल जो है वो परिपक्व हो जाती है और अपना बिल्कुल आकार ग्रहण कर लेती है। तो हम जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं, तो मूल गोप क्षेत्र है ये ओपेक होता है। ओपेक का मतलब आप हिंदी में समझते होंगे, ओपेक का मतलब है यानी कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। तो जो रूट कैप है या मूल गोप है, ये सिर्फ एक रक्षात्मक आवरण है जो वृद्धि करती हुई मूल को हेलमेट की तरह सुरक्षा प्रदान करता है जल के मृदा के कणों के मध्य। तो इसका सिर्फ काम क्या है, प्रोटेक्शन है। तो इससे किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। दूसरा जो क्षेत्र है वो विभाजनीय क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। जब हम सेल डिवीजन का अध्ययन करते हैं तो जो हम रूट का हिस्सा लेते हैं वो यही हिस्सा होता है, और इसमें हम मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में विभाजन के विभिन्न, समसूत्रीय विभाजन के विभिन्न कोशिकीय अवस्थाओं को देखते हैं। इसकी जो लंबाई है प्राय मूल गोप के उपरांत 1 mm के आसपास इसकी लंबाई होती है, 1 मिलीमीटर जितना बड़ा होता है सामान्य रूप से। अब ये अलग अलग मूल के हिसाब से अलग अलग होता है। और इसमें विभाजनशीलता होती है, यह तेज़ी से विभाजित होता रहता है। ये जो क्षेत्र है इसमें तेज विभाजन होते हैं, तो इस वजह से इसका जो मेटाबॉलिक सारा एक्टिविटी है वो फोकस विभाजन पर रहती है और यहाँ से भी किसी भी प्रकार का कोई जल का अवशोषण संभव नहीं होता। इसके ठीक उपरांत जो है वो दीर्घीकरण का क्षेत्र है, क्षेत्र ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन। सेल इलॉन्गेशन में क्या होता है, कोशिकाएं अपना आकार ग्रहण करती हैं, वो अपने अपने शेप्स में आती हैं, उनसे जो चीज़ें बननी हैं वो बनती हैं। तो यानी कि कोशिकाओं का यहाँ से विभेदन प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं विभेदित हो रही होती हैं, जैसे कि विभुजोतक कोशिकाओं में भी जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वैक्यूल की मात्रा कम होती है। और जो इलॉन्गेटेड सेल्स का क्षेत्र है उसमें भी कोशिकाओं में प्राय यह प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इलॉन्गेटेड होती हुई जो कोशिकाएं हैं, दीर्घीकृत होती हुई जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसकी मात्रा ज़्यादा है और वैक्यूल की मात्रा कम है। इसी कारण यहाँ भी जल का जो अवशोषण है वह नहीं हो पाता या नगण्य है ना। तो ये भी हमारे काम का क्षेत्र नहीं है। तो अब जो चौथा क्षेत्र आ रहा है वह दीर्घीकरण का क्षेत्र है। तो दीर्घीकरण के उपरांत जो है
वह है मूल रोम का क्षेत्र। यहाँ से मूल रोम का विभेदन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि मूल पे मूल रोम उत्पन्न होने लग जाते हैं, है ना। अब ये जो है, ये जो एरिया है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे में जल का अवशोषण मात्र मूल रोम के द्वारा ही संपन्न होता है ना। क्यों? क्योंकि मूल रोम एक कोशिकीय हैं, है ना। एपिब्लेमा कोशिकाएं जो होती हैं उनका परिवर्धन है, उनका रूपांतरण है, और ये मूल जो बाह्य कोशिकाएं हैं, है ना, उस क्षेत्र से ये दीर्घीकृत होकर के मूल रोम का निर्माण करते हैं। मूल रोम में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, एक सिंगल कोशिका है, एक कोशिकीय होते हैं, है ना, और इसमें बड़ी जो होती है वो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है। इस वजह से जो इसकी अवशोषण क्षमता है ये मुख्यता उसको प्रदान करती है, और इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण है। और इसकी जो अंतस्थ त्वचा है ना, इसके समक्ष जो मूल की अंतस्थ त्वचा होती है, वल्लकुट होता है, यह जो हिस्सा होता है ये अब स्वतः ही पारगम्य होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र से मूल द्वारा जल का अवशोषण होता है। लेकिन इस क्षेत्र का जो जाइलम होता है वो तुलनात्मक रूप से कम कम परिपक्वित होता है, कम विकसित होता है, क्योंकि वो विकसन क्षेत्र में है। रूट हेयर जो है वो अभी उसके जस्ट नीचे डेवलपमेंट का क्षेत्र है, एलॉन्गेशन का क्षेत्र है। तो इसलिए वो जो मूल रोम के सामने जाइलम आएगा, रेडियली तिरछा, है ना, सामने मृदा से भीतर की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो जो जाइलम होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। अवशोषण तो हो रहा है, यहाँ पर अवशोषण तेजी से हो रहा है। फलस्वरूप क्या होगा, है ना। तो अब फलस्वरूप जो जल आया है वो क्या होगा, है ना। तो अब जो इसके ऊपर का क्षेत्र है जिसको हम जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, तो जल कहाँ पे फैल जाएगा? इसके कॉर्टिकल रीजन में, जाइलम में फैल जाएगा। तो एक तरीके से जल का स्ट्रैंड बन गया, जल का एक पात्र सा बन गया। हालांकि कोशिकाओं के मध्य है या कोशिकाओं में है, लेकिन एक स्थिति बन गई। अब इसके जो ऊपर है जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ परिपक्वन क्षेत्र, तो उस परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें सब कुछ प्रारंभ हो चुका है। काष्ठीभवन हो चुका है, सुबेरीकरण हो चुका है, लिग्नीकरण हो चुका, जो भी कुछ उनके अंदर डिपॉजिट्स होने हैं वो हो चुके हैं, और कोशिकाएं अपना आकार ले चुकी हैं। यानी कि जो जाइलम है, जो दारू है, वो अपने पूर्णतः शेप के अंदर आ चुका है। उसके अंदर एक बढ़िया सी रिक्तिका का निर्माण हो चुका है। और यही रिक्तिका जो होती है, यह अब हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे कि रिक्तिका में क्यों होता है जल का जो संवहन होता है पादपों में, वो हम एक बार अभी आगे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और जाइलम में क्यों होता है, जाइलम को उसके प्रति जो सहजता प्राप्त है कि जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा, जल का मूवमेंट जाइलम के द्वारा होना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो परिपक्वन क्षेत्र है ना, इसके अंदर जाइलम आपको पूर्णतः डेवलप मिल रहा है, पूर्णतः विकसित मिल रहा है। और जो जाइलम के नीचे स्ट्रैंड बना हुआ है, कॉर्टेक्स और पूरे में फैला हुआ, जो जल कहाँ से आ रहा है, मूल रोम क्षेत्र से आ रहा है। तो एक प्रेशर, एक जल का इंग्रेडिएंट बनता है जो कि जल को धक्का देता है ना। और उस इंग्रेडिएंट को सपोर्ट दूसरी थ्योरीज के द्वारा जब हम पढ़ेंगे कि जल का भीतर आना फिर ऊपर खींचना पौधे के लिए, वो पौधे को जल उपलब्ध कराता है। जैसा कि आप जानते हैं पौधों की ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होती है। कुछ पौधे तो 500-500 मीटर ऊंचे बताए नहीं जाते हैं, ऐसे हैं। तो जो 500 मीटर ऊंचा पौधा है या जो 250 मीटर ऊंचा पौधा है, उसके शीर्ष तक जल का पहुंचना सिर्फ कोशिकीय क्रियाओं द्वारा, तो यह एक बड़ी चमत्कारिक विज्ञान की स्थिति है। इसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। बहुत आसान विषय है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना। और ये सब जो डिपेंड करता है ये इनके रिक्तिकाओं की जो डायमीटर है, वैक्यूल जो है ना, अब उनके डिपोजिशंस और उसके साथ में निर्भर करता है। तो जो हमारे मूल रोम क्षेत्र है उससे जल अंदर आया और कहाँ पर पहुँच गया, अब ये हमारे जो जोन ऑफ मैचुरेशन है ना, उसके जाइलम तक आ गया है। तो ये जो जड़ है इसकी एनाटॉमी किस प्रकार से और मूल रोम से ही क्यों अवशोषण होता है, ये अभी हमने बात करी, है ना। तो जो मूल रोम क्षेत्र है ना, वो महत्वपूर्ण भाग है और ये 1 से 10 सेंटीमीटर तक फैला होता है ना। मूल रोम क्षेत्र की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से नलिकाकार प्रवर्त के रूप में मूल रोम विकसित होते हैं। मैंने आपको बताया ये समकोण पर होते हैं, है ना। इनकी जो लंबाई होती है वो तो
0.1 to 1 mm प्राय होती है ना। कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू प्लांट्स भी हो सकती है, लेकिन हम सामान्य की बात करते हैं। और इनका जो व्यास है वो 10 मिलीमीटर के आसपास होता है ना। तो मूल रोम की जो भित्ति पारिगम्य एवं सेलुलोज कैल्शियम पैक्टेट से निर्मित होती है ना। प्रत्येक मूलरोम के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका होती है और इसका कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के साथ पतली परत के रूप में पाया जाता है। अतः इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो ऑस्मोसिस ग्रेडियंट है, वो बढ़ जाता है और अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये तो बात हुई जल की मूल की संरचना और उसके जल ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर। अब हम अगले टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे कि जल अवशोषण करने के लिए कौन कौन से प्रकार हैं। क्या जल स्वतः अंदर आ जाता है या उसकी पादप कोशिकाओं की कोई भूमिका होती है, और फिर ऊपर कैसे जाता है, इस विषय में जो सिद्धांत हैं उनका हम अगली कक्षा के अंदर अगली वर्णन करेंगे। धन्यवाद।